हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इंडियन पॉलिटी के रिवीजन वीडियो में आज हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग कल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यूनियन लेजिस्लेचर जो है पार्ट 5 में है, आर्टिकल 79 to 123। एक्चुअली यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों पार्ट 5 में है। तो हम लोग कल जो पढ़े थे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वो भी पार्ट 5 में ही है, ठीक है। तो ये डील करता है प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट से। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, आर्टिकल 79 में कहा गया कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। यानी हमारा जो संसद है 3 पार्ट में बोला जा सकता है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। इट ऑक्यूपाइज प्री इमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन इन द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चूँकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसलिए पार्लियामेंट जो है काफ़ी एक इमिनेंट इंस्टीट्यूशन हो जाता है, ठीक है। हमारे पूरे गवर्नमेंट सिस्टम का एक सेंट्रल पोजीशन में आता है। राज्यसभा में जो है फेडरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब वहाँ से राज्यों से इलेक्ट होकर के आते हैं। वहाँ पे जो भी मेंबर होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लोकसभा में जो मेंबर होते हैं एक पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई भी एक पार्टिकुलर, जैसे मोदी जी हमारे जो वाराणसी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो लेकिन जो राज्यसभा में होते हैं वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, जो भी स्टेट से वो इलेक्ट होकर गया है वहाँ से वो रिप्रेजेंट करते हैं। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज ऑफ सेलेक्ट, मतलब कि इसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं। एक होते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ठीक है। इसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ठीक है। तो राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो किसको नॉमिनेट कर सकता है, तो जिसको एक स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो किस फील्ड में, तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस के फील्ड में, ठीक है। इतने फील्ड में यदि कोई एक्सपीरियंस वाला आदमी हो, काफ़ी एक इमिनेंट पर्सन हो, तो उसको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए कुल मिला के इसमें 250 सीट होना है, जिसमें 12 तो रिप्रेजेंट किया जाएगा इसके द्वारा। तो इधर कितना बच गया 238, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला करके, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी मिला के मैक्सिमम 238 होना चाहिए। इससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 238 होना चाहिए, क्योंकि 12 तो नॉमिनेट होकर के आना है, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250 एंड द प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 245। अभी का जो स्ट्रेंथ है 245 है, यानी कि 12 नॉमिनेट और 233 जो है इलेक्ट होकर के आते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस 233 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा इलेक्टेड बाय मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का राज्यसभा में, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा किया जाता है, यानी उसके लिए जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है। जो एमएलए होते हैं उस स्टेट के, वो वोट करते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। कौन इलेक्ट करता है, तो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वही इलेक्ट करते हैं ऑफ दैट टाइम ऑफ दैट स्टेट एंड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इसका वोट उसी तरीके से होता है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। और जैसे लोकसभा 5 साल के बाद डिजॉल्व हो जाता है। 1/3 मेंबर इसके हर 2 साल पे रिटायर होते जाते हैं, और हर 2 साल पे इसका 1/3 मेंबर के इलेक्शन होते रहता है, ठीक है। उसी तरह से प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन भी इसी तरह से होता है हर तीसरे साल। अंडर आर्टिकल 84 द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशन मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 4 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेंबरशिप पार्लियामेंट का। अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा वुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 30 ईयर। तो ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा, 30 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, जबकि लोकसभा में 25 साल का एज है। लोकसभा में क्या है कि 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए, राज्यसभा में 30 साल का से कम का होना चाहिए। फर्दर ही मस्ट पोसेस सम सच क्वालिफिकेशन एज में प्रेस्क्राइब इन द बिहाफ ऑफ लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। और दूसरा क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बनाएगी कि और क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा 30 साल होना चाहिए। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज नोन एज चेयरमैन। जो राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको चेयरमैन बोलते हैं, लोकसभा में स्पीकर बोला जाता है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है सिर्फ राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा उसके लिए मोशन को स्टार्ट करती है, ठीक है। और राज्यसभा अपने मेंबर में से एक डिप्टी चेयरमैन को भी चूज करती है। राज्यसभा अपने मेंबर में से, मतलब कि जो 245 अभी है उसी में से कोई एक जो है डिप्टी चेयरमैन बनेगा, और चेयरमैन कौन बन जाएगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। लोकसभा इज फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। लोकसभा 5 साल के लिए होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन विच गेट डिजॉल्व ऑटोमेटिकली। जनरल इलेक्शन के बाद अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। दिस टर्म में भी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी केस में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है एक बार में। एंड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। तो ऐसा नहीं कि एक ही साल, तो एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कि दोबारा बढ़ाएं तो दूसरे बार फिर 1 साल बढ़ाएगा, तीसरे बार फिर 1 साल बढ़ाएगा,
तो ऐसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही साल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है दिस टर्म में बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ लोकसभा रिक्वायर द पर्सन टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। लोकसभा के मेंबर होने के लिए सिटीजन होना चाहिए, 25 साल का एज होना चाहिए, और जो भी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट बनाए वो फॉलो करना चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा का 552 है, लेकिन अभी इतना नहीं है, अभी 545 ही अभी फील्ड है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, तो 552 का कैसे है, तो 530 स्टेट से आना चाहिए, 20 यूनियन टेरिटरी से आना चाहिए, और 2 जो है नॉमिनेटेड होना चाहिए। लेकिन अभी ये सारा कुछ चेंज होगा, अभी जो है 530, 20 और 2 है, ये चेंज होने वाला है। क्यों? 2 इसको हटा दिया गया, 2 जो एंग्लो इंडियन आता था उसको हटा दिया गया 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये 20 जो था यूनियन टेरिटरी का था, तो ये दिल्ली प्लस पुडुचेरी का ही था। और भी मतलब कि, लेकिन इसमें अभी एक नया स्टेट दिल्ली पुडुचेरी, मतलब अभी जो इतने 7 थे उसके लिए था, लेकिन अभी क्या किया गया है, J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर को भी बनाया गया है। तो 530 और इधर 20 था, तो जम्मू कश्मीर वाला इसमें से हट जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये अभी चेंज होने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या है 530 + 20 + 2, जो 2 तो ख़त्म ही हो गया है, और 530 में से कुछ निकलेगा और 20 में कुछ ऐड होगा। ठीक है, आर्टिकल 93 से दैट लोकसभा चूज 2 मेंबर ऑफ द हाउस, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ध्यान रखिए कि इसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मेंबर में से ही होते हैं। मतलब कि जैसे उसमें क्या था कि चेयरमैन हो जाते थे वाइस प्रेसिडेंट, और डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट किया जाता था अपने मेंबर में से। लेकिन यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अपने मेंबर से ही इलेक्ट करते हैं। द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ओवर लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्पीकर ऑफ लोकसभा सिम्बलाइजेज द कम्युनिटी ऑफ लोकसभा। स्पीकर जो होता है एक्चुअली किसी पार्टी से होता है, लेकिन फिर भी उसको पार्टी लाइन से ऊपर होकर के काम करना पड़ता है, क्योंकि पूरे लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है। अपॉन डिजोल्यूशन ऑल मेंबर्स ऑल सीज टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा एक्सेप्ट स्पीकर। जब लोकसभा जब डिजोल्व हो जाता है तो सारे मेंबर का मेंबरशिप चला जाता है, बस स्पीकर का पोस्ट नहीं जाता है। तो याद रखिए, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि लोकसभा का डिजोल्व होते ही स्पीकर का भी डिजोल्व हो जाता है, या फिर ऐसे लिखा रहेगा कि लोकसभा के होते ही मतलब कि लोकसभा के सारे मेंबर का सदस्यता चला जाता है। तो ऐसा नहीं है, स्पीकर का रहता है कुछ दिन के लिए, अगले मीटिंग के लिए, मतलब कि जब तक अगला मीटिंग ना हो जाए नया वाले लोकसभा का, तब तक के लिए। The first meeting after election which a speaker and deputy speaker is selected by member of parliament, that meeting is held under the senior most member of parliament, he is called pro tem speaker। यहाँ पे एक नया टर्म आता है pro tem speaker। तो जब नया इलेक्शन होता है तो उस समय तो स्पीकर का पोस्ट खत्म हो गया नया इलेक्शन होने के बाद, है ना। तो स्पीकर का पोस्ट जब खत्म हो गया नया इलेक्शन होने के बाद, तो सारे लोग जब बैठते हैं, है ना, तो अपने में से एक टेम्पररी स्पीकर को चुन लेते हैं, जिसका काम होता है बस शपथ दिलवाना। उसका काम होता है शपथ दिलवाना सारे लोगों का, और उसके बाद फिर एक नया स्पीकर, परमानेंट स्पीकर चुना जाता है। तो ऐसे देखिए, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ, सारे लोग यहाँ पे बैठे, जितने मेंबर इलेक्ट होकर के आए हैं, ये लोग आपस में से एक प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर टेम्पररी स्पीकर को बोलते हैं। ठीक है, फिर टेम्पररी स्पीकर का काम क्या है, टेम्पररी स्पीकर जो राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करते हैं, टेम्पररी स्पीकर राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद टेम्पररी स्पीकर सबको सदस्य शपथ दिलवाते हैं। उसके बाद फिर स्पीकर का इलेक्शन होता है, तो परमानेंट स्पीकर का इलेक्शन होता है, और उसके बाद फिर स्पीकर जब बनते हैं तो फिर आगे काम चालू होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का यही काम है, ही इज कॉल्ड प्रोटेम स्पीकर। द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द वाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा का वाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। द लोअर हाउस, है ना, लोकसभा का लोअर हाउस भी बोलते हैं। ही एक्ट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन केस ऑफ लीव और एब्सेंस ऑफ, या फिर डेथ या इलनेस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के एब्सेंस में, लोकसभा के स्पीकर के एब्सेंस में, डेथ में, इलनेस के समय यही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। ही या सी इज सपोज टू रिजाइन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पार्टी। उसको माना जाता है, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि ओरिजिनल पार्टी से रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको एक न्यूट्रल की तरह वर्क करना है, उसको इम्पार्शियल रहना है। स्पीकर कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग हिज रिजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर। स्पीकर अपना रिजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देता है, और स्पीकर को रिमूव भी किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन ला करके हाउस ऑफ पीपल में, जो पास में मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, जो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंडक्ट द बिजनेस इन द हाउस। मतलब लोकसभा के जितने भी बिजनेस होते हैं, है ना, जितने भी वहाँ काम काज होते हैं, उसको कंडक्ट करवाता है या करवाती है जो भी ही या सी डिस्क्राइब वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉन मनी बिल। वो डिसाइड करते हैं कि बिल जो है मनी बिल है या नॉन मनी बिल है। ही या सी परमिट द मूविंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मोशन रिजोल्यूशन लाइक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मतलब कि लोकसभा में जो कुछ भी होता है, कोई नया मोशन लाना हो, कोई नया बिल लाना हो, कोई नया रेजोल्यूशन लाना हो, तो सब उनके ऑर्डर पे होता है। जैसे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ एडजॉर्नमेंट, मोशन ऑफ सेंसर, कॉल अटेंशन मोशन, ये सब सारा कुछ उनके नाम पे आता है। तब हम लोग एक करके देखते हैं कि आगे और क्या लोकसभा से रिलेटेड और कौन कौन सा टर्म है। तो समनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। तो समन करने का मतलब होता है प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को बोलता है कि आपको मिले हुए बहुत दिन हो गया है ना, आइए कर मिलिए। तो मतलब कि रूल है कम से कम 2 बार जो है मीटिंग होना चाहिए। लोकसभा का सेशन और राज्यसभा का सेशन कम से कम साल में 2 बार होना चाहिए। ऐसे हमारे देश में 3 सेशन होते हैं नॉर्मली। ठीक है, बट द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। द पार्लियामेंट जनरली मीट इन 3 सेशन, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन।
तो समनिंग का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट समन करता है लोकसभा और राज्यसभा को सेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। प्रोरोगेशन क्या होता है, इट इज़ बेसिकली टाइम बिटवीन लेजिस्लेटिव सेशन, लेजिस्लेटिव सेशन के बीच के टाइम को हम लोग प्रोरोगेशन बोलते हैं। ईच सेशन ऑफ पार्लियामेंट वुड लास्ट लेस देन 1 ईयर, सीजिंग विथ प्रोरोगेशन ड्यूरिंग विच लेजिस्लेटर कुड रिटर्न टू देयर कंस्टिट्यूएंसी। तो एक्चुअली होता क्या है, प्रोरोगेशन क्या है, तो 2 लेजिस्लेशन के बीच का टाइम है, 2 लेजिस्लेटिव सेशन जैसे बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच का जो टाइम है उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। इस टाइम में क्या होता है कि अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में विजिट करते जो एमपी होते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ के जनता की राय लेते हैं, सुनते हैं उनसे, है ना। प्रोग्रेशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ रिसेस, है ना। प्रोग्रेशन को एडजॉर्नमेंट, रिसेशन या फिर हॉलीडे ब्रेक्स ये सबसे कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है, 2 सेशन के बीच के टाइम को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट क्या होता है, तो सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजॉर्नमेंट और जजमेंट साइने डाई और प्रोग्रेशन और डिसोल्यूशन इन केस ऑफ द लोकसभा। एंड एडजॉर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन अ सीटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। एडजॉर्नमेंट एक्चुअली होता क्या है, तो जो लोकसभा का सेशन चल रहा है उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको क्या कर देना, बंद कर देना। जैसे होता है कि 2 घंटा के लिए बंद कर दिया गया लोकसभा, देखते होंगे हंगामा जब होता है तो उसको एडजॉर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो घंटा, डे या वीक के लिए हो सकता है। एडजॉर्नमेंट साइन डाई मीन्स टर्मिनेटिंग अ सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड। फिर जब अनिश्चित काल ये बंद कर दिया जाता है, जैसे हो बोला गया कि 2 घंटा के लिए बंद कर दिया गया तो एडजॉर्नमेंट है। जब अनिश्चित काल बिना टाइम बाउंड किए हुए बंद कर दिया जाता है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, या फिर उसी मतलब कि कितने दिन के लिए हो, बस टाइम नहीं बताया गया हो कि हाँ बस बोल दिया हो कि लोकसभा एडजॉर्न हो गया है अभी, तो उसको एडजॉर्नमेंट साइने डाई बोलते हैं, ठीक है। तो एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइने डाई में क्या अंतर है, और ये जो है तय किया जाता है स्पीकर के द्वारा, ठीक है। जैसे आप सेशन यदि देखे होंगे कभी तो उसमें बोला जाता है हंगामा ज़्यादा होता है तो 2 घंटा के लिए बंद कर दिया गया है ना, तो एडजॉर्नमेंट हो गया। अनिश्चित के लिए बंद कर दिया तो एडजॉर्नमेंट साइन डाई हो गया। डिसोल्यूशन क्या होता है, तो लोकसभा कैन बी डिजॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्यूर ऑफ 5 ईयर, 5 साल पे, या फिर प्रेसिडेंट जब डिसाइड करता है डिजॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। व्हेन द लोकसभा इज डिजॉल्व ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग बिल, मोशन, रिजोल्यूशन, नोटिस, पिटीशन सब कुछ लैप्स कर जाता है। कहना मतलब कि बहुत सारा बिल जो है लोकसभा के डिजॉल्व होते ही लैप्स हो जाता है, जो पास नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कोई बिल ओरिजिनेट हुआ था और उस पर वोटिंग होना बाकी था, या फिर वोटिंग हो चुका था, राज्यसभा में जा चुका था, ठीक है, तो यदि राज्यसभा उसको पास अभी तक नहीं किया था, मतलब जो भी काम अधूरा रहता है सब जीरो हो जाता है, सारा कुछ फॉर्मेट हो जाता है, ऐसा मान लिया। कौन सा बिल लैप्स होता है कौन सा नहीं होता है इसका अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे, है ना। इसका भी 5-6 कंडीशन है कि लोकसभा से पास हो जाना चाहिए, राज्यसभा से नहीं होना चाहिए। तो जैसे लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ तो बिल लैप्स हो जाता है ना। लोकसभा में स्टार्ट हुआ, राज्यसभा में मतलब लोकसभा में स्टार्ट हुआ, अभी वोटिंग भी नहीं हुआ था, मतलब पास नहीं हुआ तो वो भी बिल लैप्स हो जाता है, ठीक है। किसी किसी केस में बिल लैप्स नहीं होता, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, तो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास वो भी रुका हुआ तो बिल लैप्स नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता है। कोरम क्या है, तो कोरम बोलते हैं 1/10 को, कोरम बोलते हैं 1/10 को, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एमपी सेशन चलाने के लिए। जैसे सेशन में 543 एमपी मान लीजिए कि हैं, तो सारे लोग प्रेजेंट नहीं रहते हैं डेली, आप देखते हैं कि बहुत सारा सीट खाली रहता है, तो कम से कम 1/10 एमपी आने चाहिए, तब जाकर के हाउस का सेशन चलेगा, नहीं तो हाउस का सेशन नहीं चलेगा। तो उसी को हम लोग कोरम बोलते हैं। इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस, ठीक है। तो इट इज़ 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। टोटल नंबर जितने मेंबर हैं इंक्लूडिंग द, यहाँ देखिएगा इन हाउस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ऐड करते हुए, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या होता है, तो लोकसभा का जो फर्स्ट सीटिंग होता है, मतलब लोकसभा सीटिंग का पहला घंटा जो होता है, फर्स्ट आवर सीटिंग ऑफ द लोकसभा, उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 3 तरह के पूछा था, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, जो ओरल रिप्लाई चाहिए, जिसका ओरल रिप्लाई चाहिए, जैसे और बताते हैं यहाँ पे क्लियर इसको जी। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, जिसका ओरल रिप्लाई चाहिए। वहाँ पे देखते होंगे जैसे ये क्या किया जाता है, पहले मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताएंगे कि हम आज क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जैसे कोई एमपी हैं, ऐसा मान लीजिए इधर मिनिस्टर बैठे हैं और इधर एमपी सारे बैठे हैं, ठीक है। लोकसभा का सेशन देखे होंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोल देते हैं कि हमको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर किसी को टाइम देते हैं, एक लिमिटेड टाइम होता है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट एमपी को मिला टाइम, तो ये ओरल क्वेश्चन पूछेंगे कि हम वित्त मंत्री से जानना चाहते हैं, या फिर पर्टिकुलर मंत्री के बारे में पूछेंगे कि हम उन मंत्री से जानना चाहते हैं कि इसके बारे में क्या व्यवस्था किया गया है, ठीक है। तो वित्त मंत्री, मान लीजिए कि वित्त मंत्री से क्वेश्चन पूछा गया, तो वित्त मंत्री यहाँ से, उसके बाद फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वित्त मंत्री को बोलेंगे जवाब देने के लिए। तो वित्त मंत्री या फिर वित्त मंत्री की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कभी कभी वित्त राज्य मंत्री हो जाते हैं, मतलब वित्त मंत्री के अंदर जो जूनियर रहते हैं वो यहाँ से रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया स्टार्ट क्वेश्चन होता है, इसका ओरल रिप्लाई होता है। इस पे देखिए, इस पे जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इसमें क्या है, एमपी को फर्स्ट क्वेश्चन एमपी पूछा वित्त मंत्री से, वित्त मंत्री रिप्लाई दिए, तो इस पर फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जैसे इनके रिप्लाई से यदि कोई क्वेश्चन बनता है
ठीक है। जैसे स्कूल में क्लास में जैसे क्लास में चलता है ना कि टीचर से कोई बच्चा है, टीचर से पूछा, टीचर उसको बताए कि हाँ ये ऐसे होता है, तो टीचर कुछ और उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना, कुछ एक नया कुछ सोच करके, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि यहाँ पे एमपी है, ये मिनिस्टर है, मिनिस्टर से पूछ रहे हैं एमपी कि हमारे एरिया में या फिर इंडिया में जो है कितने चापाकल लगवाए गए हैं। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग ऐसे यहाँ पे तो डेली के सोचते हैं, हालांकि चापाकल लगवाना एमपी का काम नहीं है। तो ये जल मंत्री से, जो जल संसाधन मंत्री हैं या फिर ग्रामीण विकास वाले मंत्री हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि इस सेशन में, एक पार्टिकुलर सेशन में पिछले 6 महीने में इंडिया में कितने चापाकल लगवाए गए हैं, है ना। तो इधर से जो मंत्री वो रिप्लाई किए कि मान लीजिए कि 2 लाख चापाकल लगवाए गए हैं। ठीक है, तभी तुरंत ये क्वेश्चन पूछेंगे 2 लाख चापाकल किस एरिया में लगवाए गए हैं, किस स्टेट में कितने लगवाए गए हैं। तो इधर से रिप्लाई आएगा कि मध्य प्रदेश में इतना, झारखंड में इतना, बिहार में इतना। ठीक है, तो उससे फिर पूछ सकते हैं कि वो चापाकल कितने वर्किंग कंडीशन में है ना, कितने, मतलब कि कितने का टेंडर पास हुआ था। तो इस तरीके से एक तरह से नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह हो जाता है क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर में जो स्टार्ट क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, इसमें आप एक बार जो आपको पूछना है एक पेपर पे लिख के दे दीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, है ना, कि हम क्वेश्चन नंबर, मेरा ये क्वेश्चन है और उसके में ABCD जैसे पूछ लिया गया। इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता था इस तरीके से कि हाउ मेनी वाटर पम्प्स हैव बीन पुट अप, है ना, कितने चापाकल लगवाए गए हैं। उसमें A लिखा रहता है किस स्टेट में लगवाए गए हैं, B कितने वर्किंग कंडीशन में, C कितने का खर्च आया है। इस तरीके से आप दे दीजिए और फिर अनस्टार्ट क्वेश्चन आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दीजिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस डिपार्टमेंट के मंत्री को दे देंगे, वो मंत्री जी आपको कल रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। तो ये होता है स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन का। तो अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिप्लाई जो होता है रिटन में आता है और स्टार्ट क्वेश्चन का रिप्लाई ओरल में आता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन पे सप्लीमेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, स्टार्ट क्वेश्चन पे सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 0 आवर क्या होता है, द पीरियड फॉलोज द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बाद का जो पीरियड उसको हम लोग 0 आवर बोलते हैं। एंड इट स्टार्ट एट द नून, ये दोपहर में स्टार्ट होता है लगभग। ई ड्यूरेशन इज 1 आवर, इसका भी ड्यूरेशन 1 घंटे का है। 11 बजे लोकसभा का सेशन स्टार्ट होता है, 12 बजे तक क्वेश्चन आवर, 12 से 1 जो है 0 आवर चलता है। इसमें ये डेली, इसमें मिसलेनियस बिजनेस होता है। कॉल अटेंशन नोटिस, क्वेश्चन ऑन ऑफिशियल स्टेटमेंट, एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें कोई पीरियड नहीं, जैसे इसमें अब बताया गया ना कि सिर्फ क्वेश्चन ही पूछना है, तो इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्या करना है। यहाँ पे डिफरेंट तरह का जो इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है बिना नोटिस दिए हुए 0 आवर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कट मोशन क्या होता है, द मोशन डेट सीक्स रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ डिमांड प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट इज कट मोशन। तो गवर्नमेंट जैसे कंटीजेंसी फंड से या फिर कहीं से पैसा निकालना चाहती है कोई फंड से, तो जितना गवर्नमेंट निकालना चाहती है उतना, मतलब कि यदि पूरे सदन न तैयार नहीं हो रहा है ना, क्योंकि सदन में कोई भी काम करने के लिए 1/2 तो कम से कम चाहिए ही। तो मान लीजिए कि उतना वोट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, पैसा को कम किया जाता है। जैसे होता है ना बार्गेनिंग कि अब 10 रुपया नहीं 8 रुपया देंगे, है ना, उसी तरीके से। तो द मोशन डेट सीक्स रिडक्शन अमाउंट ऑफ डिमांड प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट जितना चाहती है उसमें रिडक्शन किया जाए तो उसको कट मोशन बोलते हैं। कट मोशन 3 तरह का होता है, टोकन कट यानी कि मात्र 1 रुपया का कमी करना, ठीक है, पॉलिसी कट और इकोनॉमिक कट मोशन। ठीक है, 3 तरह का कट होता है। पॉलिसी कट मतलब कि कोई पॉलिसी को ही हटा देना कि आप ऐसा कर रहे हैं, उसमें 5 प्रोविजन है तो एक प्रोविजन हटा दीजिए, पैसा कम लगेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन मतलब कि सारे पॉलिसी में से कुछ ना कुछ पैसा कम करना। जैसे मान लीजिए कि हम 500 रुपया को या 100 रुपया कोई निकाल रहा था, बोला कि हम 5 सामान खरीदेंगे, हम जा करके सब्जी खरीदेंगे, कुछ फल खरीदेंगे, इस तरीके से 5 सामान खरीदेंगे। तो यदि इसको 100 से सिर्फ 99 किया गया तो उसको टोकन कट बोलते हैं। पॉलिसी कट हुआ कि उसको बोल दिया कि तुम 5 सामान नहीं 4 ही खरीद के आओ, है ना, पैसा कम लगेगा। इकोनॉमिक कट क्या होगा कि सबका अमाउंट कम कर दो, सबका क्वालिटी कम कर दो, है ना, सब्जी लेना है तो तुम 1 किलो या फिर आधा किलो खरीद लो, फल जो है ऐसे कर दो, इस तरीके से। तो इकोनॉमिक कट मोशन हो गया एक तरीके का। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इट इज अ रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय ओपोजिशन क्लेमिंग दैट हाउस हैज लॉस्ट इट कॉन्फिडेंस। तो ये ओपोजिशन के द्वारा लाया जाता है और वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, याद रखिएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो ओपोजिशन के द्वारा लाया जाता है। और नो कॉन्फिडेंस कहने का मतलब क्या होता है कि ओपोजिशन एक कहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जो गवर्नमेंट है बहुमत खो चुकी है, इसके पास आधे का वोट नहीं है ना, इसके पास आधे सांसद नहीं है, इसलिए सरकार ये नहीं चला सकती। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर कहते तो स्पीकर कहता है कि ठीक है तो वोटिंग करवा लेते हैं, है ना। तो उसके लिए दिन भर बहस होता है, फिर वोटिंग करवाया जाता है। वोटिंग में यदि इसको आधा से कम मिल गया तो हार जाता है ना, गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ता है। और कोई एक मंत्री नहीं बल्कि सारे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, मतलब एक नया कैबिनेट सेटअप होगा, उसके बाद पूरी तरीके से शपथ ग्रहण वगैरह सब कुछ होगा। सेंसर मोशन क्या है, तो इट इज अ मोशन मूव्ड बाय ओपोजिशन अगेंस्ट अ स्पेसिफाइड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर। तो क्या होता है कि सेंसर मोशन ओपोजिशन के द्वारा लाया जाता है और एक गवर्नमेंट के किसी खास पॉलिसी के हिसाब अगेंस्ट होता है या फिर कोई मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है।
इट इज़ पास्ड, इफ़ इट इज़ पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर स्टैंड सेंसर्ड, तो यदि पास हो जाता है तो मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट का पर्टिकुलर मिनिस्टर है उसको हटाया जाता है। देयर इज नो लिमिट इन द नंबर ऑफ सेंसर मोशन विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन सेशन, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि कितना इतना ही सेंसर मोशन एक सेशन में आ सकता है। द सेंसर मोशन नीड टू स्टेट द रीजन फॉर मोशन, और सेंसर मोशन में जो है रीजन बताना पड़ता है कि हम ऐसा मोशन क्यों ला रहे हैं, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में ऐसा कोई रीजन नहीं बताना पड़ता है। ठीक है। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू द हाउस डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक। तो एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है कि कोई खास मैटर पे पब्लिक ध्यान दिलाने के लिए गवर्नमेंट जो है उस मतलब कि अभी एक काफ़ी अर्जेंट मैटर आया है, मान लीजिए कि, और गवर्नमेंट उस पर कोई काम नहीं कर रही है। जैसे इमेजिन कीजिए कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है और अभी सेशन चलता रहता है और गवर्नमेंट कोरोना वायरस रिलेटेड कोई स्टेप नहीं लेती है ना, तो वहाँ पे विपक्ष का क्या काम था कि एडजॉर्नमेंट मोशन लाता, गवर्नमेंट को ध्यान दिलाता कि अभी ऐसा भी कुछ हो रहा है, आपको इधर भी देखना है ना। तो वही बताया जा रहा है कि कोई डिफिनिट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, उसके लिए एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है। एंड नीड टू बी सपोर्ट एटलीस्ट 50 मेंबर टू बी एडमिटेड, और यहाँ पे कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए उसके लिए, और ये हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। इट कैन ओनली बी मूव्ड इन लोअर हाउस। ठीक है। अधिकांशतः जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जाता है ना, वो लोअर हाउस में ही लाया जाता है। जो गवर्नमेंट पे खास मतलब कि असर डालता है, ऐसा बिल लोकसभा में लाया जाता है। ऑर्डिनरी बिल क्या है, तो किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। कोई मिनिस्टर या फिर कोई प्राइवेट मेंबर, यदि मिनिस्टर लाता है तो उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, और कोई भी मिनिस्टर के अलावा कोई दूसरा मेंबर लाता है, मान लीजिए कि बीजेपी का गवर्नमेंट है तो बीजेपी का ही दूसरा आदमी, यदि वो मिनिस्टर नहीं है ना, 543 सांसद में तो मुश्किल से 50-55 ही मिनिस्टर होते हैं, तो मिनिस्टर के अलावा कोई भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो या फिर पक्ष का हो या विपक्ष का हो, यदि वो बिल लाता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। ठीक है। मनी बिल क्या होता है, तो आर्टिकल 110 में डिसाइड किया गया, स्पीकर का डिसीजन इस पर बाइंडिंग होता है कि ये स्पीकर डिसाइड करता है लोकसभा का कि हाँ ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इम्पोजिशन या एबोलिशन ऑफ टैक्सेज फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड से पैसा का निकालना। ठीक है। तब जाकर के मनी बिल कहलाता है। इफ़ देयर अराइजेज क्वेश्चन ओवर द वैलिडिटी ऑफ मनी बिल, द डिसीजन ऑफ स्पीकर और लोकसभा इज फाइनल, है ना, कोर्ट भी इसको नहीं रोक सकता। मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट इन लोकसभा एंड इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। एक कंडीशन है, मनी बिल लोकसभा में आता है और हमेशा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के आधार पर आता है, मतलब प्रेसिडेंट से पहले बोल दिया था कि मनी बिल ला रहे हैं। ठीक है। इसलिए मनी बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के जाता है, एक्चुअली लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा को भेजा जाता है, राज्यसभा को पास करना ही पड़ता है, नहीं करेगा तो 14 दिन में मान लिया जाता है कि पास हो गया है। ठीक है। ये कुछ नहीं भी करेगा तो 14 दिन को मान लिया जाता है कि पास हो गया है। उसके बाद जाकर प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट इसको रिटर्न नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है, लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, तो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से प्रेसिडेंट इसको रिटर्न नहीं कर सकता कि हाँ हम नहीं साइन करेंगे इस पर या फिर असेंट नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले पूछ के लाया गया था, है ना। मनी बिल तो प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशन लेकर लाया जाता है, तो रिटर्न क्यों करेगा। When the money bill is passed by लोकसभा it is sent to राज्यसभा, it can however recommend amendment in a money bill। हालांकि राज्यसभा अमेंडमेंट बता सकता है कि आप यहाँ पे इसको सुधारिए, यहाँ पे बदलिए इस क्लाउज को, लेकिन मनी बिल को लोकसभा के ऊपर छोड़ दिया गया कि 14 दिन, मतलब कि नहीं भी कुछ करता है तो पास वहीं जाता है। ठीक है। इट इज ओपन टू लोकसभा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा विथ रिगार्ड टू अ मनी बिल। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है उसको अमेंड करने के लिए लाया जाता है। आर्टिकल 368 में इसका मेंशन है। ठीक है। डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। दिस टाइप ऑफ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। ये भी बिल किसी भी हाउस में आता है, ऑर्डिनरी बिल भी किसी हाउस में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी किसी हाउस में आता है। हाउएवर देयर इज नो नीड ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, सच बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली विद अ स्पेशल मेजोरिटी। अमेंडमेंट बिल हमेशा 2/3 के मेजोरिटी से पास होता है। ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता है। मनी बिल में ज्वाइंट सीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है। अब तो ज्वाइंट सीटिंग होता है कभी ऑर्डिनरी बिल में। ऑर्डिनरी बिल मतलब कि ये दोनों बिल के अंदर में नहीं आता, उसको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो रहा, तो जब डेडलॉक हो जाता है इस स्थिति में, तो प्रेसिडेंट के द्वारा बोला जाता है कि ठीक है ज्वाइंट सीटिंग करवा लेते हैं। ठीक है। तो ज्वाइंट सीटिंग में क्या होता है कि सारे मेंबर बैठते हैं, लोकसभा का और राज्यसभा का, और यहाँ पे 1/2 से पास कराना होता है। तो लोकसभा का यहाँ पे मेजोरिटी रहता ही है, ऐसे भी देख सकते हैं 543 लोकसभा में है ना, राज्यसभा में तो 245 ही है। ठीक है। और दोनों को मिला करके यदि आधा करे तो लोकसभा अकेले जीत सकता है ना। तो इस तरीके से एक तरह से राज्यसभा को बाईपास करने का एक अल्टरनेट तरीका हो गया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ बिल, मतलब कि बिल पास करते हैं समय। Such sitting is called by president and presided over by the speaker of Lok Sabha, और in his absence the deputy speaker in his absence the deputy chairman of राज्य सभा। तो इसको प्रेसाइड कौन करता है, बुलाता तो प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसाइड कौन करता है, स्पीकर
यदि स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और यदि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं है तो फिर राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, ये याद रखिएगा, क्योंकि चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो वो तो नहीं कर सकते, है ना। तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन, इस तरीके से। यदि ये नहीं तो ये दोनों नहीं है तो ये। आर्टिकल 108 हैज बीन यूज्ड टू पुश थ्रू लेजिस्लेशन ऑन 3 ओकेजन। तो आर्टिकल 108 इससे रिलेटेड है, ठीक है। अभी तक 3 बार आया है, ज्वाइंट सिटिंग का जो काम है वो 3 बार आया है। पहला बार कब आया था? इन मई 1961 द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, इस एक्ट को पास कराने में आया था। इन मई 1978 पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन, मई 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन को पास कराने में। और मार्च 2002 में इसको आया था कॉन्ट्रोवर्शियल प्रिवेंशन ऑफ पेटा एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट या पेटा एक्ट ऐसी कुछ बोला जाता है इसको, उसके लिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो 3 बार आया है, 1961, 78 और 2002। पहली बार आया था डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में, 78 में आया था बैंकिंग सर्विस कमीशन में, और 2002 में आया था पेटा एक्ट के लिए, ठीक है। ये था इसके बारे में। द बजट इज इन, तो 108 में याद रखिएगा, आर्टिकल 108 में जो है बोला गया है ज्वाइंट सिटिंग, 110 में बोला गया है मनी बिल, ठीक है। बजट के बारे में तो एक्चुअली बजट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 में ऐसा बोला गया है कि कंट्री का एक एनुअल फाइनेंशियल असेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो एनुअल फाइनल, सॉरी एक मिनट, 112 में बोला गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बजट के बारे में देखते हैं। इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसमें क्या होता है? तो गवर्नमेंट का कितना आय होने वाला है, कितना व्यय होने वाला है, यानी कितना आने वाला और कितना जाने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर, कितना रिसीप्ट, इसके बारे में एक ब्यौरा होता है जो 1 अप्रैल से चलता है 31 मार्च तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 बजट, रेलवे बजट और जनरल बजट। तो पहले 2 बजट हुआ करता था, रेलवे बजट और जनरल बजट, लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। पहले भी एक ही था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हो गया। आर्टिकल 112 लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट द बजट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। द जनरल बजट रिप्रेजेंटेड लोकसभा द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया क्यों जाता है, जैसे मेंबर होते हैं इस तरीके से, देखिए आप 543 में से कुछ को तो मंत्री पद मिल जाता है ना। तो मंत्री जी का अपना अपना काम होता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी करता क्या है? तो इसका 2 काम होता है। एक होता है एडहॉक, यानी कि कोई एक टेम्पररी बेसिस से बनाया जाता है। एक होता है परमानेंट कमेटी, जिसको स्टैंडिंग कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है। 1 साल पे हर बार गठित किया जाता है। तो इसमें डिफरेंट मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसका पार्टिकुलर काम होता है, ठीक है। इसमें अधिकांशतः कमेटी में मिनिस्टर नहीं शामिल होते हैं, अधिकांशतः कमेटी में मिनिस्टर शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं होते हैं लेकिन किसी किसी में नहीं होते हैं। तो आइए पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में देखते हैं। 2 तरह का होता है, एडहॉक और स्टैंडिंग। एडहॉक कमेटी आर अपॉइंटेड टू अ स्पेसिफिक पर्पस, है ना, कोई खास काम के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। और जब वो काम पूरा हो जाता है तब इसको खत्म कर दिया जाता है इस कमेटी को। द प्रिंसिपल एडहॉक कमेटी आर सिलेक्टेड एंड ज्वाइंट कमेटी ऑन बिल्स। तो मेन एडहॉक कमेटी में कौन कौन है? तो एक सिलेक्ट कमेटी और एक ज्वाइंट कमेटी होता है। सिलेक्ट कमेटी में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कोई बिल आया है लोकसभा में, तो उसको भेज दिया था सिलेक्ट कमेटी को। उस बिल में वो कमी या फिर गुण दोष वगैरह निकालता है, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है, क्या जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अदर लाइक रेलवे कन्वेंशन कमेटी, द कमेटी ऑन द ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान्स एंड हिंदी इक्विवेलेंट कमेटी वेर अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक पर। तो जैसे एडहॉक कमेटी होता है, इसमें एक सिलेक्ट कमेटी होती है, एक ज्वाइंट कमेटी होती है, ठीक है। ये बिल पे ऊपर होता है। इसके अलावा भी कई बार ऐसा हुआ है कि एडहॉक कमेटी 1 साल से ज़्यादा या फिर ज़्यादा दिन तक चला है। जैसे एक रेलवे कन्वेंशन कमेटी था, द कमेटी ऑन द ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान्स। जैसे रेलवे कन्वेंशन कमेटी, फिर पहले जो 5 साल वाला प्लान बनता था 5 ईयर प्लान, उसके लिए जो कमेटी, या फिर हिंदी इक्विवेलेंट कमेटी एक बना गया था। तो ये सब स्पेशल। तो एडहॉक कमेटी 1 साल का बने या 5 साल का बने, है ना, वो बनेगा टेम्पररी ही, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी क्या है? ऑन द अदर हैंड ईच हाउस हैज स्टैंडिंग कमेटी, हर हाउस का अपना होता है। जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, इसका काम क्या है कि लोकसभा में या राज्यसभा में जो बिजनेस, मतलब कि जो भी बिल पेश हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसको देखना है ना, वो सही से हो रहा है कि नहीं, उसमें क्या एडवाइजरी, मतलब क्या और सुधार किया जा सकता है, क्या गलत हुआ है। कमेटी ऑन पेटिशन, पेटिशन पे कमेटी, कमीशन ऑन प्रिविलेज एंड रूल्स कमेटी। तो बहुत तरह ऐसे कमेटी होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी। याद रखिएगा, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट, मतलब कि बनाया जाता है। और इसमें एक ट्रेडिशनल बन गया है, एक परंपरा बन गया है कि विपक्ष पार्टी का जो नेता होता है उसी को इसका हेड बनाया जाता है पीएससी का। जैसे हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को पीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? जो विपक्ष पार्टी के नेता होते हैं, ठीक है। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बस एक क्या बोल सकते हैं उसको, परंपरा बन गया है। तो और भी कई कमेटी होते हैं इसके अलावा, स्टैंडिंग कमेटी जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है कि सबऑर्डिनेट कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑफ एस्टिमेट कमेटी का काम है अनुमान लगाना कि किसी प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च होगा, है ना। कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, जिसके बारे में बात कर रहे थे। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग,
कमेटी रिलेटेड डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, फिर हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक स्टैंडिंग कमेटी बनाया। मतलब कि कुछ ऐसा मान के चलिए कि कुछ एमपी को लिया गया है ना, 543 में से जो मिनिस्टर नहीं, उन एमपी में से कुछ एमपी 8-10 एमपी को ले लिया गया लोकसभा। मतलब कमेटी का भी अपना अपना रूल है कि इतने लोकसभा से होना चाहिए, इतने राज्यसभा से होना चाहिए। तो अभी हम वहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रूल है कि लोकसभा से इतने, राज्यसभा से इतने, या फिर सिर्फ लोकसभा से या सिर्फ राज्यसभा से, ठीक है, या फिर कोई कंडीशन नहीं है। तो बहुत तरह ऐसा कमेटी, कभी 50-60 कमेटी के आसपास बनाया जाता है इस तरीके का। तो ऐसा बोला जाता है कि 8-10 इमेजिन करके चलिए, मान लीजिए नॉर्मल भाषा में कि 8-10 सांसद को लेकर के एक कमेटी बनाया गया और उसको एक काम सौंप दिया कि आपको ये काम करना है, आपको देखना है कि किसी प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा। तो मिनिस्टर साहब इसको बोलेंगे कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, है ना, एस्टिमेट कीजिए कि इसमें कितना पैसा लगेगा। पब्लिक पीएससी का काम क्या है, तो पैसा कहीं एक तरह से मिनी कैग की तरह वर्क करता है। जो कैग का काम है ना, उसी को जूनियर लेवल पे बोल सकते हैं पीएससी करता है। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता काम है पीएससी का। द कमेटी ऑन एस्टिमेट, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, रिलेटेड डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सरसाइजिंग अ चेक ओवर गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो कमेटी का मेन काम क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, उस पर निगरानी रखा जाए। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उस पर निगरानी रखा जाए। तो ये कुछ ही मतलब कि इंपॉर्टेंट कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी पब्लिक अकाउंट वाला पीएससी जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। हालांकि सारा कमेटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ये था यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। तो वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।